वेलकम बैक। मैं लवकेश साय आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम जो आपके ईवीएस पैडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। मैं डेली इस चैनल पर आपको जो है एक पीडी जो पैडागोजी की वीडियो और एक आपके चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ डेली, ताकि आप अपनी जो सीटेट का जो एग्ज़ाम है या फिर आपका जो भी आपका जो स्टेट टेट का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इसके साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले टाइम में आपके पास टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम आपके पास जो है अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर जो है बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी थी उन्हें जाकर जरूर देखें। आपका पहला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाले या फैलने वाले रोगों का समुच्चय है, मतलब जो ग्रुप है कौन सा जो मच्छरों से फैलता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका हैजा। हैजा देखो गंदे पानी से फैल सकता है, तो इसे कहना सही नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आपका है फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाता है इसलिए। ठीक है, सेकंड ऑप्शन चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। तो देखो चिकनगुनिया भी आपको जो है मच्छर से होता है, डेंगू भी और मलेरिया भी, है ना। हैजा यहाँ पर आ गया तो ये भी गलत हो गया। और यहाँ पर मियादी मलेरिया, मियादी बुखार, ये आपका उससे नहीं होता मच्छरों से, तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर आपका 15 सेंटीमीटर का स्केल होता है ना, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर है 110 मीटर, 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर है, 9.7, तो इन दोनों शहरों के बीच की दूरी वास्तविक दूरी क्या होगी आपको वो बताना। देखो और देखो 1 सेंटीमीटर बराबर कितने है, इसके है, मतलब इसके बराबर है, तो 9.7 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, तो आप क्या करोगे 9.7 इंटू 110 अपन 1। ठीक है, जो है ये इस तरीके से, तो आप इसको जो है जब आप ये सोल्व करोगे ऊपर 100 नीचे 0 इस तरीके से लगा के, तो आपको मिलेगा 1.067। तो यहाँ पर जो आपका नंबर जो ऑप्शन नंबर जो डी है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कांसे या ब्रोंज के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अब यहाँ पर जो है ब्रोंज या कांसे के बारे में कुछ तथ्य दे रखा है, आपको बताना है कौन से तथ्य सही है कौन से गलत है। पहला ऑप्शन आपका कांसा ब्रोंज के बारे में, अच्छा ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ए है एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। तो पहला ऑप्शन आपका जो है गलत है, क्योंकि आयरन और जो ये इस तरीके से ये कोई तत्व नहीं है। ठीक है ना, तो ब्रोंज एक अलग चीज़, ब्रोंज मिक्सचर है दो आपके दो एलिमेंट्स का, जैसे आपका जो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन दे रखा कॉपर और टीन, इनको मिक्स करके पिघला कर बनाया जाता है आपका कांसा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आदिवासी लोग ब्रोंज का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं, तो कर रहे हैं ये इसका ये यहाँ पर होगा। तो आपका बी ऑप्शन जो है सही है, और आपका जो सी ऑप्शन भी सही है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कांसे के सिक्के मिले थे हड़प्पा सभ्यता से, जो है तोप जो होती है वो भी हमें कांसे की ब्रोंज की बनी मिली है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हड़प्पा सभ्यता बहुत पुरानी है, और वहाँ से हमें यदि इसके जो साक्ष्य मिलते हैं तो उसका मतलब इसका बहुत पुराने टाइम से लोग उपयोग करते आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बी ऑप्शन और जो सी ऑप्शन ठीक होगा। डी ऑप्शन ब्रोंज की बनी वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की होती हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ठीक है, इनमें से सही कथन चुनिए। तो जिसमें आपका बी और सी होगा वही आपका ठीक होगा। तो पहला ऑप्शन है आपका नजर आ गया बी और सी वाला, तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक है, मतलब जो आप एनवायरनमेंट स्टडीज़ में यदि आप बच्चों का जो है असेसमेंट करते हो, तो आप कौन कौन सी टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हो और कौन सी उपकरण है, तो बताना कौन सा उपकरण है। परियोजना कार्य, ठीक है, परियोजना कार्य आप इसका यूज़ कर सकते हो, भ्रमण का भी कर सकते हो, जर्नल लिखना नहीं है, और विचार मानचित्र भी नहीं है। विचार मानचित्र मतलब माइंड मैपिंग आप बोल सकते हो ना, कि आपका कोई थॉट है, उस थॉट्स के आसपास आपने फिर इस थॉट से रिलेटेड ये है शाखाएं निकल रही हैं, फिर इस शाखा में भी और आगे जा सकते हो यदि बच्चा इतना समझदार है तो ये माइंड विचार मानचित्र हो सकता है, माइंड मैपिंग। ठीक है, तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका नहीं होगा, जो है ए और बी ऑप्शन आपका हो सकता है। तो ए और बी ऑप्शन आपका कौन से नज़र आ रहा है वो देखना है।
ऑप्शन नंबर सी है जिसमें ए और बी नज़र आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तो सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। मतलब आप मानचित्र पढ़ा रहे हो और जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा पढ़ाने में, बच्चों को समझाने में, हम उसका उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आपको बताना कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका शिक्षार्थी को निर्देश देना कि वे घर से भारत का मानचित्र लेकर आएं। देखो, हर बच्चे से मतलब टीचर को ऐसा नहीं करना कि वो बच्चों से मंगाएगा। टीचर खुद जो है प्रोवाइड करेगा बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट से बोले, चाहे वो प्रिंसिपल से बोले कि जो है मानचित्र की व्यवस्था की जाए, चाहे टीचर ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर ड्रॉ करके बच्चों को समझाए। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना। तो ये भी आपका, क्योंकि टीचर दिखा रहा है एटलस लेकिन वो बच्चों से पूछ रहा है ना, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। बच्चों को नहीं पता, आपको पहले सिखाना है। और थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं की सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए ये किसी बच्चे का जो ये है कॉलोनी का मैप है ना। मान लेते हैं छोटी छोटी यहाँ पर जो है गलियाँ हैं या बिल्डिंग्स हैं, है ना, मान सकते हैं ये बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स बना ली हमने, मान लीजिए सपोज डैट ये बच्चे का स्कूल है, ये बच्चे का होम है, घर। अब बच्चे से बोलना कि बेटा, और ये इसकी जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ से है 4 किलोमीटर, और यदि बच्चा यहाँ से आता है इस तरीके से घूम के तो 4.5 पड़ जाती है। ठीक है, मान लेते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि बच्चा जो है इसका मैप खुद बनाए। अब बच्चा देखो मैप कैसे बना सकता है, मैप बच्चा ऐसा बना सकता है सीधा सीधा डायरेक्ट, बच्चा ऐसे घूम के जैसे बच्चे को पेरेंट्स से लेके जाते हैं ऐसे बना सकता है, बच्चा ऐसे बना सकता है। ठीक है, तो कैसे ही बना सकता है। और बच्चे को दूरी का अंदाजा होना चाहिए कि ये 3 किलोमीटर है और ये 1.5 किलोमीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर है, ऐसे ही बच्चा बना सकता है। तो हमें यही चीज़ बच्चे को सिखानी है कि हम बच्चे से बोलेंगे बेटा तो खुद मैप बना। ये तो स्कूल की बात होगी, क्या पता इससे आगे कोई पार्क भी हो। भाई पार्क भी तो हो सकता है, यहाँ पर कहीं पार्क भी तो हो सकता है जहाँ बच्चा जाता हो, उसकी दूरी घर से कितनी दूर हो, उसकी दूरी 7.5 किलोमीटर हो, है ना, 3 किलोमीटर फालतू हो, ये हो सकता है। तो बच्चा उसका मैप बनाएगा। और मैप के बीच में पेड़ पौधे भी पड़ते हैं, है ना, दोस्त का घर भी पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर बच्चा शायद अगर ये प्रैक्टिस करे, कोशिश करे तो बना सकता है। तो ये सबसे बढ़िया तरीका होगा मैप को सिखाने का, बनाने का या समझाने का बच्चे को, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, एक्टिव लर्नर है, खुद कोशिश करेगा। तो सी ऑप्शन इसलिए आपका यहाँ पर ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन आपका गलत होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। अब आप पढ़ा रहे कौन सा पहलू सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हम कुछ बोला नहीं, टॉपिक का नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं। आकलन में सफलता प्राप्त करना, तो कोई ये जरूरी नहीं कि हमेशा बच्चा आकलन में सफलता प्राप्त करे, है ना, कई बार कर भी सकता है, कई बार नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। सेकंड है विज्ञान के आधारभूत संकल्पनाओं को समझना। अब EVS में SST को लेकर चलते हैं और साइंस को भी। ठीक है, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ हम विज्ञान पर ही ध्यान दें। भाई SST के अंदर 3 चीज़ आती हैं, भूगोल आता है, राजनीति आती है, आपकी हिस्ट्री आती है। तो हम क्या इन 3 चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना। अब जो हम सीखने वाले को, मतलब स्टूडेंट को, प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण से जोड़ना, ये सबसे बेस्ट जो है हम चाहते हैं। और हमारा यही मोटिव है कि बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट से जुड़े, वो हर चीज़ का महत्व समझे। ये ना समझे कि पेड़ हैं तो ये बहुत आया तो मैं मुझे इनका इन्हें काटना चाहिए। मतलब हमें इनका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। होता ना, आप एक्सेसिव यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा यूज़ करे तो चीज़ों को, पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो पानी कमी होगी। तो हमें बच्चों को पर्यावरण से जोड़ना है। यदि हम पर्यावरण पर ध्यान नहीं देंगे तो पर्यावरण हम पर ध्यान देगा। यदि हम पर्यावरण को क्षति पहुँचाते हैं तो हमें भी क्षति होगी, आने वाले टाइम में हमें भी पड़ेगी। ठीक है, यही परिणाम है कि हमें भूकंप झेलने पड़ रहे हैं, सुनामी, बाढ़, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ये सब पर्यावरण को हम जो है नुकसान पहुंचाने के कारण हो रहा है। हम AC का यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को जो है हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, उसकी जो गैस है।
तो और जो फोम बनाने वाली फैक्ट्रीज होती हैं, जो आपकी फ्रिज की जो गैस होती है, ये सभी क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। कौन से प्रक्रिया आधारित कौशलों को ध्यान बढ़ावा देना चाहिए? जो पूछताछ पर आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हो। मतलब आपने पूछताछ पर आधारित हो, मतलब आपने बच्चा पूछ रहा है और कोई अदर पर्सन है, यहाँ पर मोर नॉलेजेबल अदर भी बोल सकते हैं, पर्सन भी बोल सकते हैं, है ना। वाइगोत्स्की की छोरी से उठा लिया आपने, तो वो बच्चे को जो है जवाब देगा, और बच्चे को जो है बच्चे का अनुभव भी होंगे कहीं। जब बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है तो भाई उसने कुछ एक्सपीरियंस किया होगा, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके एक्सपीरियंस पर आधारित होने चाहिए जो ये क्वेश्चन है, जो कन्फ्यूजन हुई है ना बच्चे को, और जब वो क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन चाहेगा तो वो किसी मोर नॉलेजेबल पर्सन से, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर से, उनसे पूछेगा। इस पर आधारित हो। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा कौशल नहीं है? देखो नहीं वाला बोला है, मैं मोस्टली बिना पढ़े देख लेता हूँ, तो देखते हैं, और जिसकी वजह से गलत हो जाता है ऑप्शन। पहला ऑप्शन निर्धारण, दूसरा निष्कर्ष निकालना। देखो कौन सा कौशल जो है इससे संबंधित नहीं है या फिर इससे रिलेटेड नहीं हो सकता। देखो अवलोकन आधारित है, पहले का अनुमान लगा है वो भी आधारित, निष्कर्ष निकालना भी रिलेटेड है, लेकिन निर्धारण आपने फिक्स हो गया ना ये। और जो चीज़ फिक्स होती है, आप जो यदि कुछ चीज़ को फिक्स मान के चलोगे, ठीक है ना, रिजिड हो जाते हैं जैसे हम यहाँ आप, तो वहाँ पर बनना जो ये चीज़ है ये फुलफिल नहीं हो पाएगी जो हम चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका ए ऑप्शन है निर्धारण, कि हम किसी एक विधि से ही करना चाहने की कोशिश कर रहे हैं। भाई पूछताछ के तरीके और भी हो सकते हैं, ठीक है, कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये सब तीनों तो आपके जो है हेल्पफुल है शिक्षण में, पर्यावरण के जब पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जो निर्धारण है ये बेकार है या गलत है ऑप्शन। तो आपका जो पहला ऑप्शन होगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। मिजोरम में देखो लोग जो है खेती करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? झूम खेती करते हैं। पहला ऑप्शन आपका, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है। अब हम खुला क्यों छोड़ते हैं, खाली क्यों छोड़ते हैं? टेक्निकल तो हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि जो उसकी जो क्षति हुई है ना फसल को उगाने की वजह से, वो क्षति की उसकी पूर्ति की जा सके। ठीक है ना, जब वो खुली छुड़ी रहेगी ना ज़मीन, तो उसकी जो शक्ति है या फिर उसमें जो कमी हुई है वो कमी पूरी हो जाएगी समय के साथ। तो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। दूसरा, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। तो झूम खेती में ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन ठीक होगा। आपने पता होगा पराली होता है वो जो जलाई जाती है ना, पराली बोलते हैं यहाँ तो मुझे पता है। पंजाब में हरियाणा की साइड आपको पता होगा बहुत ज़्यादा जो है पराली जलाई जाती है, जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना। और वो हवा के थ्रू जो है पूरी तरफ फैलता है, दिल्ली की तरफ आ रहा है ना। दिल्ली का जो AAIQ इस तरीके से बोलते हैं, एयर क्वांटिटी इंडेक्स जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स AIQ, आपका बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है जो है दिल्ली का। तो ये भी एक रीज़न है कहीं ना कहीं। थर्ड ऑप्शन आपका, बीज बोने से पहले भूमि की गहराई जुताई जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है कि भूमि की जो गहराई है जुताई जाती है, मतलब ये भूमि है ये डीप मान लेते हैं ना गहराई में, इसको गहराई में जोता जाता है, कुछ इस तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है क्वेश्चन जो ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है, एक ही खेत में 3-4 भिन्न भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। तो एक ही टाइम पे ना आप अलग अलग तरह की फसलें उगा लेते हो जो उस मौसम में उग सकती है। खेत मान लीजिए ये है, पार्टीशन कर दिया हमने खेत का, ठीक है, इस तरफ आपका गेहूँ उग रहा है या फिर इस तरफ कुछ और उग रहा है, इस तरफ कुछ और, मौसम पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो हम उर्वरक और रासायनिक चीज़ों का यूज़ भी करते हैं, जिसकी वजह से क्या है, फसल तो अच्छी उगती है लेकिन जो ज़मीन है ना वो अपनी जो है शक्ति खो देती है। जब हम रासायनिक उर्वरकों का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हम खाली इसलिए छोड़ते हैं। तो इसलिए आपको जो है A, B और D ऑप्शन जो है ठीक होगा, A, B और D। तो A, B और D, A, B और D, A, B है यहाँ पर, A, B, D फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ठीक है, अलग अलग टिकट का यूज़ कर रही है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से कोई किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है? अब टिकट होती है ना, टिकट पर ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना। शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है कुछ शब्द, तो एक व्यक्ति का चित्र भी हो सकता है, जैसे हम गांधी का चित्र देखते हैं ना, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। और ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर की लागत की भिन्न भिन्न होती है।
तो हमें इससे क्या पता, अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न भिन्न होती है, हमें ये पता चलता है। बिल्कुल ठीक, यात्रा टिकट है ना आपका, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका यात्रा टिकट है, तो चित्र नहीं होगा इस पर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, बिल्कुल ठीक। टिकट पे लिखा होता ना भाई, इस स्थान से लेके इस स्थान तक का टिकट लिया है हमने, तो लिखा था दिल्ली टू, है ना, मुंबई, या फिर दिल्ली टू किसी जगह का नाम हो सकता है। तो पहला और सी ऑप्शन तो आपका ठीक है, बी गलत है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं। आरक्षण प्रक्रिया की समझ सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए, मतलब आरक्षण प्रक्रिया की समझ भी मिलती है हमें इससे, और सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर ऐसा आरक्षण की प्रक्रिया की हमें इससे समझ नहीं मिलती है ना, या मिलती भी है तो हम बच्चे को अभी इस लेवल पर नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर जो आपका सी ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण यह है कि, अब इसका कारण क्या हो सकता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन आपका ठीक है, पहला ऑप्शन आपका, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। ये देखो, ये कोई लॉजिक नहीं है, इनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं, ठीक है, इनके कान ढके होते हैं उड़ सकते नहीं, ये नहीं है लॉजिक। दूसरा ऑप्शन, पक्षियों के 2 नेत्र आँख होती है, ये तो होती है, लेकिन वो नाड़ ज़्यादा क्यों घुमाते हैं, ये पूछा है। पहला दूसरा ऑप्शन गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इनकी जो आँखें विभिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर मतलब ये कबूतर है, मान लीजिए ये आपका बर्ड है, बी से बर्ड है, ये 2 चीज़ रखी पड़ी है, थिंग है, तो टी से थिंग हो गया, और एक ही टाइम पर ये इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए, ऐसा नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। तो ये है ऑप्शन नंबर आपका जो डी है। आप कभी कबूतर को नोटिस कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि जो उनकी जो आँखें ना वो स्टेबल होती है ना, वो उनकी पुतलियाँ अंदर घूम नहीं पाती है ना, इस लायक वो होती नहीं है, तो अपनी पूरी वो नाड़ को ही घुमाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपके EVS पेडागोजी के जो है 10 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपकी एक पेडागोजी की वीडियो, ठीक है, शाम को 6:30 बजे, और एक वीडियो आपकी जो है CDP की इस चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। यदि आपने इस चैनल पर वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, तो उन्हें जाकर जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाले टाइम में जो भी मैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको जो वीडियोस दूंगा या फिर क्वेश्चंस दूंगा, या जो इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, उनको वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।